Good morning, dear students. Now again we restart our chapter third, glimpse of the past. राजा राम मोहन राय 1772-1833 इनका जो कार्यकाल है वो इतना है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या बोला है, राम मोहन राय वॉज अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। राजा राम मोहन राय जो थे वो बंगाल के एक विद्वान थे और समझ गए थे कि देश में क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. हमें एक दूसरे, उन्होंने क्या कहा, हमें एक दूसरे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। डेस्पाइज मतलब होता है उपेक्षा, हमें एक दूसरे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमारी प्राचीन संस्कृति महान है ना। इज अवर एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, कल्चर यानी संस्कृति इज़ ग्रेट यानी महान है, एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त हम कर सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, समाज को सुधारना पड़ेगा, यानी कि वी मस्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी मतलब होता है समाज, रिफॉर्म मतलब सुधारना। सुपरस्टिशन हैव बीन रूइनिंग अस, यानी कि सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास जो है वो हमें बर्बाद कर रहा है। अब इसमें आगे देखिए, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, वो अपनी वाइफ से कहता है, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। काउज जो है वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं यानी रंगों की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, यानी कि उसका कलर जो होता है, जो मिल्क जो दूध वो देती है उसका रंग जो होता है वो एक ही होता है। अब डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, यानी सभी अध्यापकों या शिक्षकों की जो ओपिनियन है वो अलग अलग है, यानी उनका जो मानने उनका तरीका जो है वो अलग अलग है, विचार अलग अलग हैं, लेकिन द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, धर्म का अर्थ तो एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपनी पत्नी को समझाते हैं। फिर ही वॉज अट्रैक्ट बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो जो थे राजा राम मोहन राय जो थे वो विज्ञान और पश्चिमी तकनीकों से प्रभावित थे, ठीक है। अटैच्ड यानी साइंस यानी विज्ञान और मॉडर्न नॉलेज यानी तकनीकों, पश्चिमी तकनीकी जो थी उससे प्रभावित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, वो कहते थे कि ज्ञान हमेशा प्रैक्टिकल यानी प्रयोगात्मक एवं वैज्ञानिक होना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823, उन्होंने न्यूज़पेपर्स जो अखबार थे वो स्टार्ट करे, लेकिन जो ब्रिटिश जो थी उन्होंने उन्हें 1823 में स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद इधर देखिए, ही क्रॉस द सी एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल देयर ही टोल्ड देम, यानी कि वो विदेश गए थे और उन्होंने वहाँ पर जाकर देखा कि किस प्रकार से जो अंग्रेज हैं वो किस प्रकार से अपने आप को इतना ज़्यादा शक्तिवान बना चुके हैं। तो वो समुद्र पार जाकर विदेश गए और उन्होंने देखा अंग्रेजों को किस प्रकार वह अपने आप, किस बात के कारण वो शक्तिशाली अपने आप को उन्होंने बनाया है। फिर उन्होंने बताया कि वी एक्सेप्ट यू एज ए रूलर एंड यू मस्ट सब्जेक्ट्स, यानी कि जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम आपको अपना शासक स्वीकार करते हैं और आपको हमें अपनी प्रजा मानना होगा, सब्जेक्ट्स यानी प्रजा, परंतु आपको बट यू मस्ट रिमेंबर द रेस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओवर्स टू हिज सब्जेक्ट्स, लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि एक शासक का अपनी प्रजा का ध्यान रखने का एक उनका दायित्व होता है, यानी शासक जो है वो अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, इस दायित्व का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इस तरीके से इनके बीच में बातचीत होती है। फिर इधर देखिए, ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन मतलब होता है
दबाना, है ना। तो 1765 और 1835 के बीच में जब अंग्रेजों का जो शासन था हमारे ऊपर, उस समय अंग्रेजों ने बहुत ही ज़्यादा भारतीयों को दबाना शुरू कर दिया था, है ना, उन पर अपना दबदबा दबाना बनाना शुरू कर दिया था। तो इधर देखिए, बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, यानी परंतु अंग्रेज जो थे वो लगातार भारतीयों को दबाते रहे। इन 1818 they had passed regulations third under it an Indian could be jailed without trial in a court। इन्होंने कहा 1818 में उन्होंने नियम लागू किया कि भारतीयों को बिना अदालत में पेश हुए, है ना, जेल भेजा जा सकता है। इस तरीके का इन्होंने एक नियम जो था वो पास किया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इधर, ऑल द टाइम ब्रिटिश in India draw big salaries and also made fortunes in private business। ये क्या करते थे, अंग्रेज अफसर हमेशा भारत में बड़ी तनख्वाह पाते थे, है ना, और अपने बिजनेस में भी मुनाफा कमाते थे, ठीक है। बाय 1829 ब्रिटिश वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया। इन 1829 में अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी सामान का आयात कर 7 करोड़ रुपए कमाए। कंपनी संपन्न होती गई इनकी, ठीक है, और भारतीय उद्योग खत्म होने लगे। इससे क्या हुआ, गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। जब वो गवर्नर जनरल जो थे बेंटिक, जब वो अपने घर वापस गए ब्रिटिश यानी ब्रिटेन, तो उन्होंने क्या बताया कि द होम्स ऑफ कॉटन वेयर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। उन्होंने कि यहाँ तक भी बताया कि वापस जाकर कहा कि कपास किसानों की हड्डियां भारत की भूमि को सींच रही हैं, यानी कि यहाँ कपास जो है वो बहुत अत्यधिक मात्रा में होता था और वो उनको भारत की भूमि को सींच रही हैं। इस तरीके से उनका पूरी नज़र हमारे देश के उस पर थी। तो इस तरीके से ब्रिटिश द कंपनी लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज वीकन टू डाई। ना ब्रिटिश जो कंपनीज थी वो तो भट फल फूल रही थी, है ना, और जो इंडियन कंपनीज जो थी, इंडस्ट्रीज थी, वो ख़त्म सी होने लगी थी, भारतीय उद्योग मरने लगे थे। इसलिए इसमें बताया गया है। अब इसके बाद 6th है जो हमारा है डिससेटिस्फिकेशन, 1835 से 1556 तक। असंतुष्टता, असंतुष्टता, डिससेटिस्फिकेशन का मतलब होता है असंतुष्टता। अब यहाँ पर देखिए भारत में क्या था, एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। जो भारत में शिक्षा थी वो संस्कृत और पारसी में दी जाती थी, ठीक है। इन 1835 अ इंग्लिश मैन नेम्ड मैक्लोरी सजेस्ट अ चेंज। इन्हें 1835 में एक अंग्रेज विद्वान मेकाले जो थे, उन्होंने एक परिवर्तन सुझाया। मेकाले काफ़ी फेमस वो हैं, वहाँ के अंग्रेज विद्वान हैं। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने क्या कहा कि हमें यहाँ के निवासियों को अंग्रेजी सिखानी चाहिए। तो जो वो ऑफिसर थे उन्होंने कहा आई एग्री, मैं ठीक है, मैं सहमत हूँ तुमसे, ठीक है। तो इंग्लिश एजुकेशन produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally क्या हुआ, it also produced a new generation of intellectuals। इन्होंने बोला अंग्रेजी शिक्षा ने क्लर्कों को एक मतलब कि इंटेलिजेंट तो बनाया, उसमें दक्षता मिली, लेकिन उन्हें क्या हुआ, नौकरियां जो थी वो उनके अंग्रेजों ने अपने नीचे नौकरी पर रखा। मतलब अपने लोगों को तो वो ऊपर रखते थे और भारतीय जो क्लर्क जो उन्होंने पढ़ाए उनको नीचे रखते थे। भाग्यवश क्या हुआ, इंसिडेंटली इसने बुद्धि वर्ग की एक नई पीढ़ी को जन्म दे दिया। यानी कि जब हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो बुद्धि वर्ग जीवित होता है, एक नई जनरेशन का उदय हुआ। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को भी शिक्षित करना। जो भारतीय जो थे उन्होंने सोचा कि हम अपने हमारे जो देशवासी हैं, भाई लोग हैं, उनको भी हम शिक्षित करें एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मैटेरियल कंडीशन, और उनकी भौतिक स्थितियों को भी सुधारना होगा। फॉर दैट, है ना, मैटेरियल कंडीशन यानी भौतिक स्थिति जो थी उसको सुधारना पड़ेगा। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब इन्होंने क्या बोला कि इसके लिए हमें अपनी शिकायत ब्रिटिश संसद में भेजनी चाहिए। इस तरीके से इनके बीच में बातचीत हुई। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कंक्वर्ड द होल ऑफ इंडिया। इसके लिए हम इसके बाद 1856 में अंग्रेजों ने लगभग सारे भारत राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसमें बताया कि 1857 तक ब्रिटिश ने सारे राज्य पर, पूरे इंडिया के सभी जगह कब्जा कर लिया था लगभग, है ना। इसके बाद देखिए दे केयर्ड लिटिल अबाउट
इंडियंस, यानी कि वो हमारे जो ज़रूरत थी उनका थोड़ा बहुत भी ख्याल नहीं रखते थे, है ना। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ, वो थोड़ी बहुत ज़रूरतें जो होती थी बस उन्हीं की पूर्ति होती थी, अदरवाइज और बिल्कुल भी ख्याल वो नहीं रखते थे। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब्स, यानी जो हमारे राजा थे उनकी कठपुतली बन चुके थे, पपेट्स मतलब कठपुतली, और हमारी पुरानी जो नौकरियां थी वो भी छिन गई थी, और यहाँ तक कि एंड लैंड्स यानी कि ज़मीनें भी छिन गई थी। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वे हमारे भाइयों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट, यानी कि तुम केवल बातें करते हो, मैं उन्हें निकालने के लिए भी कुछ करूँगा। इस तरीके से इन लोगों के बीच में बातें हो रही हैं। नेक्स्ट में देखिए द स्पार्क्स, स्पार्क्स का मतलब होता है चिंगारी, है ना। तो चिंगारी की 1855 से 7 के बीच में टैक्सेस कंटिन्यू टू रूल द पीशेंट्स इन बंगाल, द संथेस who had lost their lands under new land rules become desperate. In 1855 they rose in rebellion and massacred Europeans of their supporters alike. इन्होंने कहा कि लगान किसानों को लगातार बर्बाद करते रहे, ठीक है। टैक्सेस मतलब लगान होता है वो बर्बाद, यानी पीशेंट्स मतलब होता है किसान, उनको बिल्कुल ख़त्म करते रहे। और बंगाल में भी किसान जिन्होंने नए भूमि नियमों के अनुसार अपनी ज़मीनें खोदी थी ना, व्याकुल उठे मतलब परेशान उठे थे। 1855 में उन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है। रेबिलियन मतलब होता है विद्रोह, और बहुत से यूरोपियों और उनके समर्थकों को मार डाला, ठीक है। इस तरीके से इसमें बताया गया है। अब आगे देखिए इसमें दिस कंटेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी मतभेद उभर रहे थे, ठीक है। अब आगे देखिए द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स, यानी गोरे सिपाहियों को ज़्यादा पगार, बड़े घर और नौकर मिलते थे। वाइल वी गेट पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, जबकि हमें अल्प वेतन और धीमी तरक्की मिलती थी, यानी भारतीयों को जो वेतन भी बहुत कम मिलता था और तरक्की भी बहुत धीमी मिलती थी। द एंग्रेज